जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू तरीके से कर रहे होंगे। तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों का पुनः एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आओ पढ़ें विज्ञान पर। आज बच्चों यहाँ पर मैं आपको उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के जो नियम होते हैं वो मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा और आप इसमें वीडियो के माध्यम से यह सीखेंगे कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से होता है, उसके क्या नियम हैं और उत्तल दर्पण के क्या उपयोग हैं। तो ये सारी जो टॉपिक्स हैं वो इस वीडियो में कवर किए जाएंगे और परीक्षा की दृष्टि से इस टॉपिक से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। तो बच्चों इसके लिए आप देखिए, जो सर्वप्रथम आपकी स्क्रीन पर जो पहला नियम दिख रहा है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक डायग्राम की मदद से मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि किस प्रकार से किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको उत्तल दर्पण बना लेना है। तो मैं यहाँ पर आपको उत्तल दर्पण बना के बताता हूँ। आप इस प्रकार से उत्तल दर्पण बना लीजिए जिसके अंदर की तरफ पॉलिश होती है। तो इस प्रकार से आप उत्तल दर्पण का रचना कर लेंगे। बीच में आप मुख्य फोकस बना लीजिए इस प्रकार से, और इसके राइट साइड में यहाँ पर मुख्य फोकस और यहाँ पर वक्रता केंद्र, ये हो गया आपका ध्रुव। अब लिख रहा है उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। तो मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पर किरणें आएंगी। तो ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर यहाँ पर ये किरणें इस प्रकार से आईं और आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो सर्वप्रथम बच्चों जो ये दर्पण का द्वारक है, इसके इस बिंदु पर प्रकाश की किरण आ रही है। अब इस बिंदु पर आपको अभिलंब खींचना है। तो जब भी, चूंकि ये खोखले गोले का भाग है, जब भी हम वृत्त के ऊपर अभिलंब बनाते हैं तो उसको केंद्र से जोड़ देते हैं। चूंकि ये वक्रता केंद्र सी है तो आपको यहाँ से एक ऐसी लाइन मिला देना है सी के लिए। तो ये आपका अभिलंब हो जाएगा, ये इस प्रकार से। तो इस किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है, जितने कोण से ये आई है उतनी कोण से ये वापस जाएगी। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से मुड़ जाएगी। तो इस प्रकार ये जो वाला कोण है ये बन गया आपका परावर्तन कोण। तो इस प्रकार से उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो चूंकि ये यहाँ परावर्तन के पश्चात ये इस दिशा में निकल गई, अब इसको हम लोग थोड़ा सा पीछे की तरफ इसको ले जाएंगे। तो इस प्रकार से तो ये लग रहा है कि ये दर्पण के फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस प्रकार से इसकी जो रचना होगी। तो ये आपका पहला नियम हो गया। इसके पश्चात दूसरा जो नियम है बच्चों वो आप देखिए, इसमें दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणें, इसके लिए फिर आप एक जो है डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर एक फिर से एक हम लोग उत्तल दर्पण बना लेते हैं इस प्रकार से। इसमें आप मुख्य अक्ष बना लीजिए, यहाँ पर आपका मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र बना लीजिए। अब इसमें आपको कह रहा है दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणें। तो ये है मुख्य फोकस। तो यहाँ से किरणें आएंगी इस प्रकार से, इस प्रकार से ये किरणें आई मुख्य फोकस की तरफ गुजरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये किरणें जो मुख्य फोकस की तरफ आ रही हैं, इस दर्पण से टकराने के पश्चात ये आपकी मुख्य फोकस है, इसके समांतर हो जाएंगी इस प्रकार से। तो ये आपका जो है दूसरा नियम है। अब चूंकि ये किरणें आई थी तो यहाँ पर हमको अभिलंब बनाना, तो अभिलंब बनाने के लिए फिर वही कहानी कि आपको इसको केंद्र से जोड़ देना है। तो आपका ये अभिलंब बन गया। तो अभिलंब से एक कोण ये बन गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। तो जितने आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का
मान होगा। तो इस प्रकार से ये दूसरा नियम हो जाता है कि दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसके पश्चात अगला जो है वो देखिए आप, दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट आती हैं। यानी अगर आप फिर से उत्तल दर्पण बनाएंगे इस प्रकार से, उसके बाद इसमें मुख्य अक्ष बनाएंगे, इसमें फोकस बनाएंगे, इसमें वक्रता केंद्र बनाएंगे। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। अब ये कह रहा है कि दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरणें, तो आप देखिए ये है वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र की तरफ जो किरणें आएंगी इस प्रकार से, ये कोई किरण आई तो आने के पश्चात वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। अगर इसको अपन पीछे बढ़ा दें इस प्रकार से, तो ये किरण आई और आने के बाद वापस इसी दिशा में परावर्तित हो गई। तो ये आपका हो गया तीसरा नियम। इसके पश्चात बच्चों चौथा जो नियम है, दर्पण के ध्रुव P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आने वाली किरणें तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती हैं। इसके लिए फिर आपको एक उत्तल दर्पण बनाना होगा। उत्तल दर्पण बनाने के पश्चात आपको मुख्य अक्ष बनाना होगी। इसमें आपको F बनाना होगा, इसमें आपको C यानी वक्रता केंद्र, और ये आपका ध्रुव हो गया। अब वो कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव P की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आने वाली यानी तिरछी, यानी इस प्रकार से आएंगी, ये इस प्रकार से किरणें आई, ये अविलंब हो गया, तो ये इतना कोण बना के आई है, तो ये इतना ही कोण बना के वापस चली जाएंगी। ये किरण आई और ये परावर्तित हो गई। तो यही लिख रहा है कि दर्पण के ध्रुव P की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आने वाली किरणें तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती हैं। तो बच्चों ये थे 4 नियम जो मैंने आपको बताए। सर्वप्रथम जो नियम था वो आप देख लीजिए यहाँ पर, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा नियम था दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा नियम था दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं। इसके पश्चात अगला जो नियम था, दर्पण के ध्रुव P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आने वाली किरणें तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती हैं, जो मैंने आपको ये चित्र के माध्यम से बताया। अब इसके पश्चात जब आपको ये नियम क्लियर हो गए हैं, अब उत्तल दर्पण की जो मुख्य 2 स्थितियां हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अब अध्ययन करेंगे। देखिए अब आपको पढ़ना है उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और उनका आकार। तो चूंकि अवतल दर्पण में काफ़ी स्थितियां थी, लेकिन यहाँ पर उत्तल दर्पण में केवल 2 ही स्थितियां बनती हैं, इस 2 के अलावा स्थितियां नहीं बनती हैं। तो जो आपकी स्क्रीन पर चार्ट के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ, जो सबसे पहली है, जब उत्तल दर्पण पे वस्तु कहाँ रखी हो बच्चों, अनंत पर रखी हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, फोकस पर दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगी, फोकस पर दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, अत्यधिक छोटा, और प्रतिबिंब की प्रकृति, चूंकि उत्तल दर्पण में आभासी एवं सीधा बनता है इसलिए आभासी एवं सीधा। उसी प्रकार जो दूसरा स्थिति है, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं भी रखी हो, प्रतिबिंब बनेगा P तथा F के बीच यानी दर्पण के पीछे, छोटा बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। तो इसको किस प्रकार से ये प्रतिबिंब बनेगा वो आपको मैं यहाँ बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो पहली स्थिति है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अवतल दर्पण बना लेते हैं। इसकी अंदर की तरफ पॉलिश होती है। यह आपने मुख्य अक्ष बना ली, ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। अब
अनंत पर यानी अनंत पर वस्तु रखी है, तो आपको मालूम होगा कि जब भी हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो उससे 2 किरणें मंगवाते हैं। कितनी मंगवाते हैं बच्चों? 2 किरणें। तो अब मान के चलिए कि यहाँ पर हमारी क्या रखी हुई है? वस्तु रखी हुई है। इसको अपन A और B मान लेते हैं। ये है अनंत। क्या है ये? अनंत। अब यहाँ से 2 किरणें आ रही हैं, मान के चलिए। पहली जो किरण आ रही है वो ये वाली आई और दूसरी किरण ये इधर से आई। अब चूंकि मैंने आपको बताया था जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरणें आती हैं तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर चूंकि हमको अभिलंब बनाना है, अब इस पे अभिलंब कैसे बनेगा? इसको आप वक्रता केंद्र से मिला दीजिए। तो इस किरण के लिए ये अभिलंब का कार्य करेगा। इस अभिलंब और इस किरण के बीच जो कोण बना है उसी कोण से बनाते हुए किरण वापस परावर्तित हो जाएगी। इसी प्रकार से इसको अपन अगर अभिलंब से मिलाएंगे तो यहाँ पर भी ये इस प्रकार से अभिलंब बन जाएगा आपका, और ये कोण है और ये किरण इस तरफ जो है वो क्या हो जाएगी? इसमें थोड़ा सा ये इस प्रकार से ये किरण परावर्तित हो जाएगी ऐसे। ठीक है बच्चों। अब इसके पश्चात ये किरण इस दिशा में आगे बढ़ेगी और ये किरण इस दिशा में आगे बढ़ेगी, जिनका आपस में मिलना ना के बराबर है। तो जब किरणें आपस में ना मिलें और उनके साथ ज़बरदस्ती करना पड़ती है तो किस प्रकार से ज़बरदस्ती करेंगे? इसको हम लोग पीछे की तरफ मिलाएंगे और इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे। थोड़ा सा ये लाइन में अंतर आ रहा है, तो ये इस प्रकार से आप मिला देंगे। तो ये बच्चों कहाँ पर बनेगी? F पर। तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बिंदु के आकार का बन जाएगा। ये देखिए लिख रखा है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F पर, और दर्पण के पीछे बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा और आभासी एवं सीधा बनेगा। तो ये आपकी हो गई जब वस्तु अनंत पर हो। इसके पश्चात दूसरा जो है स्थिति, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत तथा दर्पण के ध्रुव और P के बीच में हो। तो इसमें आप देख लीजिए इसकी स्थिति क्या होगी। दोबारा से हम लोग एक दर्पण बना लेते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बनाने के पश्चात इसमें हम लोग मुख्य अक्ष बना लेते हैं। ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका F हो गया और ये आपका C हो गया, वक्रता केंद्र। ठीक है बच्चों। अब इसमें आपको रखना है जब वस्तु कहाँ रखी हो? ध्रुव और अनंत के बीच। तो आप यहाँ पर इस वस्तु को रख लेते हैं हम लोग इस प्रकार से। ये A हो गया, ये B हो गया। तो इस A से जब वस्तु चली प्रकाश की किरण और इसके पश्चात टकराने के पश्चात ये परावर्तित हो गई इस प्रकार से। अब इसका अगर इस बिंदु पर अगर आप अभिलंब बनाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि इसको C से मिला दें तो आपका वो अभिलंब हो जाएगा। ये थोड़ा सा अभिलंब हो गया ये आपका। इस किरण के लिए यह अभिलंब का कार्य कर रहा है। तो अभिलंब से आपतन कोण और परावर्तन कोण ये बराबर हो गए। इसके पश्चात आप एक किरण भेजेंगे जो C पर जाएगी। कहाँ जाएगी? ये C पर जाएगी और C से ही वापस आ जाएगी। तो ये C पर गई और ये C से वापस निकल गई। चूँकि मैंने आपको बताया था कि 2 किरणों की आवश्यकता होती है, तो एक किरण आपको वस्तु से समांतर भेजी मुख्य अक्ष के, परावर्तन के पश्चात ये इस दिशा में निकल गई। दूसरी किरण इस वस्तु से मैंने वक्रता केंद्र की ओर भेजी तो ये वक्रता केंद्र की ओर वापस परावर्तित होकर निकल गई। अब ये किरण बच्चों इधर जा रही है और ये किरण बच्चों इधर जा रही है, जिनका आपस में मिलना संभव नहीं है। तो जब किरणें आपस में वास्तविक रूप से नहीं मिलती हैं तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आभासी। अब इन किरणों के साथ हमको क्या करना पड़ेगा? ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। तो आप देखिए ज़बरदस्ती किस प्रकार से होगी कि ये जो किरण है इसको आप पीछे बढ़ाएंगे इस प्रकार से और इस वाली किरण को ये बढ़ाएंगे। तो ये बच्चे यहाँ पर क्रॉस हो गई, तो यहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। ये हो गया A डैश,
ये हो गया बी डैश। तब आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, ध्रुव और फोकस के बीच में, यानी P तथा F के बीच में प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। वस्तु से छोटा और आभासी एवं सीधा। क्या हो गया, तो कि जो प्रतिबिंब की स्थिति हो गई P तथा F के बीच, और प्रतिबिंब का साइज हो गया वस्तु से छोटा, और प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई आभासी एवं सीधा। तो इस प्रकार से केवल दो ही स्थितियां उत्तल दर्पण में आपके लिए जो निर्धारित होती हैं, वो दो ही स्थितियां इसमें बनती हैं जो मैंने आपको इसमें बता दी हैं। दर्पण के क्या उपयोग हैं इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए कि जो उत्तल दर्पण होता है उसका जो उपयोग है ये परीक्षा में काफ़ी पूछा जाता है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। जो पहला उपयोग मैंने लिख रखा है, इसका कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो वाहन होते हैं, वाहनों में साइड मिरर, जिसको पश्च दृश्य दर्पण कहते हैं, के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सुरक्षा दर्पणों में इसका उपयोग किया जाता है, और नगरों की सड़कों पर लगे खंभों के बल्बों में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर आपने NCERT की किताब का अध्ययन किया हो, उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य विंग दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के साइड में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकेंगे। उत्तल दर्पण को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यद्यपि वह छोटा होता है, इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सामर्थ्य बनाते हैं। और एक इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बात देखिए, आगरे के किले की एक दीवार में ऐसा ही एक दर्पण ताजमहल की ओर लगा हुआ है। आगरा किला देखने जाएं तो दीवार में लगे इस दर्पण में ताजमहल के पूरे प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करें। मकबरे को स्पष्टता देखने के लिए आपकी दीवार से सटी हुई छत पर उचित स्थान पर खड़ा होना होगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट उपयोग है। तो आप नेक्स्ट टॉपिक में आप देखिए बच्चों, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परपाटी, जिसको कार्तिकेय चिन्ह परपाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस चिन्ह परपाटी के माध्यम से आपको ये पता पड़ेगा कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर जो विचार करते समय हम एक निश्चित बिंदु परपाटी का पालन करते हैं, जिसे कार्तिकेय चिन्ह परपाटी के नाम से जानते हैं। अब इस परपाटी में क्या होता है बच्चों, दर्पण के जो ध्रुव होता है उसको मूल बिंदु मानते हैं, और दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का x अक्ष यानी x अक्ष लिया जाता है। यह जो परपाटी है निम्न प्रकार से आपके लिए मैंने पॉइंट्स में लिख रखा है, तो इसको आप समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, जो बिंब होता है हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि दर्पण अपने बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। मतलब इसका यह है कि जो बिंब है, जिसका कि हम क्या बनाते हैं प्रतिबिंब, वह दर्पण के बाईं ओर रहता है। वो किस साइड रहता है, बाईं ओर रहता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण पर जो बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। यानी जैसे मान के चलिए ये दर्पण है, तो बिंब इस तरफ रखा है, तो बिंब से ही प्रकाश की किरण आती है, तो इसलिए दर्पण से बाईं तरफ रखा जाता है। इस प्रकार अगला जो है आप देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। यानी मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी दूरियां होंगी वो कहाँ से नापी जाएंगी, ध्रुव से नापी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि वो वक्रता केंद्र से नाप ली जाए या फोकस से नाप ली जाए, वो हमेशा नापी जाएंगी ध्रुव से। इसके पश्चात अगला जो है देखिए, मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस x माइनस अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस x माइनस अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। यानी मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई दूरियां सभी धनात्मक होती हैं, और मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि जो अपनी मूल बिंदु है, और मूल बिंदु किसको मैंने अभी आपको बताया था, दर्पण का ध्रुव, वो होता है मूल बिंदु। तो दर्पण के ध्रुव के जितनी भी दूरियां
क्या कहना चाहिए, दाईं ओर होंगी वो सभी धनात्मक होंगी और जो बाईं ओर होंगी वो सभी ऋणात्मक होंगी। आप ऐसा समझ लीजिए। इसके पश्चात अगला जो बिंदु है 4, मुख अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर, यानी लंबवत और ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती हैं, लंबवत और ऊपर की ओर, और इसके पश्चात लंबवत और नीचे की ओर जो भी दूरियां होंगी वो सब ऋणात्मक। अब यहाँ पे उसी चीज को आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि ये है आपका दर्पण और इस दर्पण का ये है ध्रुव। ध्रुव के बाईं ओर की दूरियां नेगेटिव होंगी, दाईं ओर की दूरियां जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी, ऊपर की ओर जो दूरियां होंगी वो पॉजिटिव होंगी और नीचे की ओर जो दूरियां होंगी वो नेगेटिव होंगी। यह है वस्तु की आपतित प्रकार की यह दिशा है, तो इस तरफ से प्रकाश आता हुआ माना जा रहा है। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की तरफ जब अपन बाईं तरफ जाएंगे तो वो दूरियां नेगेटिव रहेंगी यानी माइनस में रहेंगी, और दाईं ओर की तरफ प्लस में रहेंगी, ऊपर की तरफ प्लस में रहेंगी, नीचे की तरफ माइनस में रहेंगी। तो इस चित्र के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरीके से दूरियों के जो धनात्मक ऋणात्मक के चिन्ह परिपाटी, जिसको नई कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी के नाम से जाना जाता है, तो वो आप इसमें समझ सकते हैं। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में चित्र दिया हुआ है। बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए, चूँकि कक्षा 10 की विज्ञान में इसका ज़्यादा विस्तारित रूप नहीं दिया हुआ है, केवल आपको ये विकल्प में पूछ लिया जाता है या 2 नंबर में कि दर्पण सूत्र क्या होता है, लिखिए। तो दर्पण सूत्र में 3 भौतिक राशियों का उपयोग होता है, या फोकस दूरी और वस्तु जो अपनी बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। तो जो दर्पण सूत्र होता है उसका जो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर f जो है वो फोकस दूरी को इंगित करता है और जो v है वो प्रतिबिंब की दूरी को प्रदर्शित करता है और जो u है वो बिंब की दूरी को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से आप दर्पण सूत्र को पढ़ सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी इसके जो सवाल आते हैं या इसका जो विकल्प आता है तो उसमें आपको ये याद रखना है कि ये दर्पण सूत्र क्या होता है। इस गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी यानी u कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी यानी v कहलाती है। आपको पहले ही ज्ञात है कि ध्रुव से मुख्य फोकस दूरी f कहलाती है। इन तीनों राशियों के बीच एक संबंध है जिसे दर्पण सूत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस सूत्र को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं, 1/v, इसमें सॉरी प्लस का निशान नहीं लगा रखा है, बराबर 1/u बराबर 1/f। यह संबंध सभी प्रकार के गोलीय दर्पण के लिए तथा बिंब की सभी स्थितियों के लिए मान्य है। प्रश्नों को हल करते समय जब आप दर्पण सूत्र में UVF तथा R के मान प्रतिस्थापित करें तो आपको नई कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना चाहिए। तो ये आपको मालूम है, वो है आवर्धन। ये भी आपको 2 नंबर में पूछ लेते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। बहुत सरल टॉपिक है और आपको छोटे रूप में ये पूछ लिया जाता है। तो इसकी जो परिभाषा निकल के सामने आ गई है, आवर्धन बराबर हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई। अगर हम आवर्धन को m से दर्शाएं और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h से दर्शाएं, h डैश से, और बिंब की ऊंचाई को h से दर्शाएं, तो जो फार्मूला निकल के आता है m बराबर h डैश बटे h। तो इस प्रकार से आप जो फार्मूला इसका बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको आवर्धन निकालने में मदद करेगा। इसमें बच्चों कुछ ध्यान देने वाली बात यह है आवर्धन निकालते समय कि बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है, क्योंकि बिंब प्रायः मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है, और आभासी प्रतिबिंब के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए,
तथा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए इसे ऋणात्मक लेना चाहिए। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है और आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना है कि जो बिंब की ऊंचाई है वो कैसी ली जाती है। मैंने आपको बताया था कि जो कार्तिकेय चिन्ह परपाटी है उसमें ऊंचाई पर जाते हैं तो वस्तुओं की जो दूरी है वो धनात्मक ली जाती है और नीचे जाने पर उसको ऋणात्मक लिया जाता है। बाईं ओर जाने पर ऋणात्मक लिया जाता है, दाईं ओर जाने पर धनात्मक लिया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको भी याद रखेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।